खबर भारत की राजधानी नई दिल्ली से है, जहां पर अमेरिका और भारत के बीच एक बार फिर से व्यापारिक रिश्तों को पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वास्तव में पिछले कुछ महीनों से आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता पूरी तरीके से ठप हो गई थी। इस फैसले के बाद वैश्विक व्यापार जगत में हलचल बहुत ज्यादा तेज हुई, लेकिन अब नए संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेडेन ने सोमवार यानी कि 15 सितंबर 2025 से दिल्ली में वो मौजूद हैं और आज से दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बातचीत एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। ये बैठक छठे दौर की वार्ता से पहले की तैयारी के रूप में आयोजित हो रही है। भारत की तरफ से इस वार्ता में मुख्य वार्ताकार वाणिज्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल होंगे। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अमेरिका ने अपने कठोर रुख से नरमी दिखानी शुरू की है, वहीं भारत सरकार ने कड़ी सौदेबाजी की रणनीति अपनाई है ताकि देश के आर्थिक हितों को बेहतर तरीके से उसकी रक्षा की जा सके। वास्तव में ये वार्ता दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। इसमें प्रमुख मुद्दे दोनों देशों के बीच आयात निर्यात, टैरिफ संरचना, व्यापार घाटा और अन्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर केंद्रित होगा। दरअसल भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बैठक का असर केवल भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र के व्यापार संतुलन पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने जा रहा है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले महीने में दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव ने वैश्विक बाजार को अस्थिर किया था, लेकिन अब यह चर्चा दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी। और इसी बीच एक खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार अरविंद तेजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार एक तरफ तो अमेरिका टैरिफ लगाता है, उसके बाद अब नरमी के साथ बातचीत करने के प्रस्ताव को लगातार लेकर आ रहा है, इससे साफ तौर पर यह माना जाए कि जो टैरिफ गुस्से में लगाया गया था, कहीं ना कहीं उसका नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है और अब वो भारत के जो टैरिफ नीति को लेकर जो विरोध कर रहा था, अब उसके पक्ष में आ रहा है। प्रद्युमन साहब, आपकी बात तो एकदम बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका ने जो पहले टैरिफ लगाया था, पर वो गुस्से में नहीं लगाया था। ये दरअसल अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है उसका एक हिस्सा है। खासकर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये उनकी शैली है कि वो दबाव में लाने के लिए एक एक्सट्रीम तक जाते हैं और फिर उसके बाद में बार्गेन शुरू करते हैं। ये उन्होंने भारत के साथ ही नहीं, चीन के साथ भी किया था। ठीक है। चीन के साथ उन्होंने 150% से भी अधिक टैरिफ लगाया था और वही भारत के साथ किया। और भारत और जो अमेरिका है वो स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार हैं, तो दोनों में बातचीत तो होनी ही थी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है प्रद्युमन साहब। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बातचीत जरूर हुई है, लेकिन आपको उम्मीद है कि बातचीत से यहां पर हल निकल जाएगा? क्योंकि अब देखिए भारत अपनी बात यहां पर रखेगा, क्योंकि आयात को लेकर जो शुल्क लगाए जा रहे थे उससे पहले ही भारत खुश नहीं था, लेकिन अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपना पक्ष यहां पर रखता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी यहां पर बनती हुई नजर आएगी कि चीजें सकारात्मक तौर पर जाए। निश्चित रूप से सकारात्मक तौर पर ही जाएगी, पर वो कितनी सकारात्मक जाएगी यह देखने का विषय होगा। इस बीच में प्रद्युमन साहब, जो ऑफ द ट्रैक बात है वो ये है कि भारत ने वहां पे लॉबिंग भी की है। हालांकि भारत ये खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिकन भी इस चीज को जानते हैं। तो जो अमेरिकन व्यापारी, जो खासकर कॉफी से संबंधित जो व्यापारी थे या टेक्सटाइल के जो व्यापारी थे या खासकर जो हीरे व्यापारी थे, तो उन्होंने वहां पे और सरकार ने भी व्यक्तिगत तौर पे वहां पे बहुत सारे लोगों को वहां पे किया, इकट्ठा किया और उन्होंने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की। तो इसलिए भी वहां के लोगों का भी प्रेशर है, वहां के व्यापारियों का भी प्रेशर। उसके अलावा भारत ने भी अपनी ताकत दिखा दी है और अमेरिका ने भी भारत को दबाने की कोशिश की। तो उसमें अमेरिका सफल नहीं हुआ। भारत ने बता दिया कि अगर आप हमसे ठीक से वार्ता नहीं करते हैं या हमें दबाव की राजनीति में लाते हैं, तो भारत के पास और भी विकल्प हैं। माना कि चीन के पास सेमीकंडक्टर हैं या जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, तो चीन से आप उस तरीके से सौदेबाजी नहीं कर पाए, पर भारत भी दबने वाले देशों में नहीं है। भारत के पास भी विकल्प मौजूद हैं और ये अमेरिका के
हित में नहीं होगा, लंबे समय के हित में नहीं होगा। और भारत को लेकर अमेरिका के अंदर ही ट्रंप प्रशासन के खिलाफ काफी आवाजें आने लगी है। तो इतना तो तय है कि जो भी होगा अब वो पहले से काफी बेहतर होगा। पर दो तीन चीजों की तरफ हमें बिल्कुल ध्यान देना है। हमें किसानों के हितों से बिल्कुल समझौता नहीं करना है। जो हमारे यहाँ मछुआरे हैं उनके हितों से, ये जो प्राथमिक रोजगार से जुड़े हुए हैं, पशुपालक हैं इत्यादि, तो हमें उनके हितों से समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका अपने किसानों को भारी टैक्स देता है, वो टैक्स में रिबेट देता है और काफी डिस्काउंट देता है। डिस्काउंटेड प्राइस पे वो लोग पैदावार करते हैं। और अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर भारत में आए तो वो पूरे भारत में छा जाएंगे। और ऐसे में भारतीय किसानों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति होगी। हम महाराष्ट्र के किसानों का वो देख चुके हैं जिसमें उन्होंने आत्महत्याएं की थी, बहुत सारी रिपोर्टें। तो भारत सरकार एकदम निश्चित है, खासकर मोदी साहब के नेतृत्व में, कि उनके हितों के साथ कोई समझौता न किया जाएगा। तो और इसको समय कुल समय पे मिलाकर जो कैबिनेट ये भी कहा जा सकता है क्या, जो अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उल्टा अमेरिका पे ही दबाव बन गया? क्योंकि हाल ही में रूस से मुलाकात हुई, चाइना से मुलाकात हुई, तो उसका असर भी इसको माना जा सकता है? बिल्कुल उसका असर है। भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बताया कि अमेरिका ही एकमात्र विकल्प नहीं है भारत के पास, बिल्कुल। और भी विकल्प हैं। और ये सच भी है, क्योंकि जो खासकर इंडियन डिप्लोमेट्स ने चीन की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दिया। और इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से हमारी जो अध्ययन से लेकर सारी जो चीजें हैं वो अंग्रेजी में होती है। और व्यापार क्योंकि देश आजाद होने के बाद से ही यूरो अमेरिकन कंट्री से जारी रहा है, तो ये एक अलग मसला है। तो वो तमाम चीजें हैं। पर भारत ने हाँ अपनी ताकत दिखाई और यही कारण है कि आज अमेरिका को बैठना पड़ रहा है। पर केवल ताकत दिखाना ही एक कारण नहीं है, उसके अलावा लॉबिंग भी की है और काफी मेहनत की है इस समय भारत के जो। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। एक और खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जिस तरीके से अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर छठे दौर की बातचीत जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं कि सब कुछ सामान्य यहाँ पर किया जा सके, व्यापार सही तरीके से चले। उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा? देखिए, उम्मीद तो बहुत है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन भारत ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि भारत की जो आर्थिक जो नीतियां हैं उसमें भी भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको मेंटेन रखेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और भारत के जो कई जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जो कृषि का क्षेत्र है, डेयरी का जो क्षेत्र है, फिशरीज का जो क्षेत्र है, उसके साथ भारत कोई समझौता नहीं कर सकता। भारत अपने जो किसानों के, मछुआरों के, दुग्ध उत्पादकों के जो सेक्टर्स हैं उसको जाहिर है कि उसके साथ कोई समझौता नहीं करेगा, उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये बात भारत ने अमेरिका को बहुत स्पष्ट बता दी है। अगर ये ट्रेड डील सफल होनी है तो उसमें अमेरिका को भारत को यथोचित सम्मान देते हुए, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सम्मान देते हुए ही कार्य करना होगा। तभी जाकर के इस डील में कुछ आगे बात बन सकती है। यदि अमेरिका भारत के ऊपर कोई दबाव इत्यादि बनाने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि उसमें फिर सफलता नहीं मिलने वाली और ये डील भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन चूंकि अभी हाल के समय में जो भारत और अमेरिका के बीच में एक तनाव वाली स्थिति व्याप्त हो गई थी, उसके बाद से फिर अमेरिका की तरफ बिल्कुल खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल ने, आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर यहां पर जमीनी हमले किए हैं, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल यह हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ है, जहां पर रात भर इजराइल के हवाई हमले जारी रहे। इस हमले में अब तक 41 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना के एक अधिकारी के मुताबिक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं, जिससे नागरिकों के लिए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए पूरी तरीके से बहादुरी से लड़ रही है। उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि गाजा जल रहा है और सेना आतंकियों के ठिकाने पूरी तरीके से उनको नष्ट भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, ना ही रुकेंगे जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। वास्तव में इजराइल ने पिछले महीने अगस्त में गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया था। प्लान के मुताबिक गाजा पर कब्जे के अभियान के लिए कुल 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिकों को ड्यूटी ज्वाइन करने से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए जाने का शेड्यूल तय किया गया है। दूसरी खेप नवंबर दिसंबर और तीसरी खेप फरवरी मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। इस अभियान को आपको बता दें कि गिदोन द
चैरियट्स भी नाम दिया गया है। साथ ही पहले से ड्यूटी कर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा भी 30 से 40 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन में 5 आर्मी डिवीजन और 12 ब्रिगेड लेवल टीम शामिल होंगी, जिसमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियर और सपोर्ट यूनिट शामिल है। इसके अलावा गाजा डिवीजन का नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी इस ऑपरेशन का हिस्सा होगा। यह अभियान इजरायल की सुरक्षा नीति और हमास के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। तो इजरायल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गाजा की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह होती हुई क्यों नजर आ रही है। विदेश मामलों के जानकार दोनों ही खास मेहमान लगातार बने हैं। अरविंद तेजावत जी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से गाजा लगातार खाली हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं और अब इजरायल का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, आखिर गाजा में इतनी बुरी स्थिति हो रही है, किस तरीके से आगे का समय देखने को मिलेगा? भारत सरकार ने भी बार बार इजराइल के इस कदम का विरोध किया है और अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वोटिंग हुई थी उसमें भी इजराइल के खिलाफ भारत ने वोट दिया था। और बात दरअसल सच भी है, क्योंकि इतने 60-70 हजार लोग मारे गए हैं एक तरफा रूप से, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो खासकर इंटरनल डिफेंस, मतलब जैसे कि जो जब वहां पे हमले होते हैं तो वो मिसाइलों में जाना, खासकर ईरान के और जब इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी तब इसे ठीक से देखा गया था। और भी जो इजराइल की तरफ से जो लोगों की जो मौतों का जो है वो आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है। तो एक पूरी की पूरी आबादी का, एक पूरी की पूरी मतलब नेशन को उन्होंने साफ कर दिया है। काफी बड़ी संख्या में लोगों को मारा है और इसके पीछे व्यापारिक हित है, क्योंकि गाजा पट्टी जो लग रही थी वो समुद्र की तरफ थी और इजिप्ट से उसका कनेक्शन था। तो यह लंबे या लॉन्ग टर्म में उनके लिए ठीक नहीं था, ये खासकर इजरायलियों के लिए। वेस्ट, इसीलिए वो उन्होंने एक ऑप्शन ये भी दिया था कि आप वेस्ट बैंक की तरफ चले जाएं, गाजा के लोग ये शहर छोड़ दें, पर वो यह सब करने के लिए तैयार नहीं है। तो इजराइल के जो नेतन्याहू है वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और मुझे लगता है कि ये इसी की परिणति है जो हम देख रहे हैं। प्रद्युमन साहब, बिल्कुल, कहीं ना कहीं गाजा पूरी तरीके से सुलग रहा है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। संजीव जी, जिस तरीके से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग छोड़ भी चुके हैं। अब सैनिकों की मुस्तैदी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि 3 अलग अलग खेपों में सैनिक यहां पर बुलाए जाएंगे, जो कि 1 लाख से ज्यादा होंगे। अब उनको तैनात किया जाएगा, उससे शायद गाजा बच पाए। देखिए, गाजा में जो इजराइल का जो आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है, वो अभी भी जाहिर है कि वो जारी है। हमास ने भी इजराइल के कई नागरिकों को अभी भी बंधक बना करके रखा हुआ है। हमास के जो आतंकी हैं वो विदेशों से भी बैठ करके ऑपरेट करते हैं और अभी हाल के समय में इजराइल ने हमास के आतंकियों को टारगेट करते हुए दोहा के कतर के राजधानी दोहा को भी टारगेट किया था। और इसी तरीके से जो इजराइल का जो ऑपरेशन है वो ईरान के अंदर में, लेबनान के अंदर में भी पहले चला है। तो ये युद्ध जो इजराइल और हमास के बीच का है वो अभी भी जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें ये भी एक सच है कि इस पूरे आतंकवाद विरोधी जो इजराइल का युद्ध है उसमें कोलेटरल डैमेजेस बहुत हुए हैं और बड़ी संख्या में लाखों, 1 लाख से भी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और जो आम नागरिक हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा, साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा। अब यह है कि अब पूरे गाजा को ही एक खाली कराने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप के समय की तरफ से की गई थी और इजराइल भी अब उसी रास्ते पर चलते हुए बड़े कार्रवाइयों को वो कर रहा है। तो ये जो पूरी जो युद्ध है इसके बीच का इसका जो समाधान एकमात्र यही हो सकता है कि जो हमास है वो इजराइल के बंधकों को तुरंत रिहा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं रिहा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी जानकारी साझा करने के लिए।